हम इस महान आंदोलन के सदस्य हैं और ये आंदोलन मजबूत करने के लिए हमने एक लक्ष्य स्वीकार किया। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंचनिष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्मता ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। अखिल भारतीय प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित सम्मानीय अध्यक्ष कर हमारे भगेश्वर गुरु जी, हमारे मंडल शरीर मंडल के अध्यक्ष, भकार मंडल के अध्यक्ष, गुरु मंडल के अध्यक्ष और इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रिय और मेरे भी प्रिय सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैंने इसलिए कहा कि मेरे भी प्रिय के सुबह से 10 बजे से लेकर अभी तक कि आप यहाँ उद्बोधन सुनने के लिए बैठे हैं। मैं सोच रहा था कि सब लोग चले गए होंगे सुनने के लिए, कोई यहाँ मौजूद नहीं होगा। तो मुझे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी सांसद मेरे भी अति प्रिय लोग हैं जो यहाँ सुनने के लिए बैठे। आपने अभी विभिन्न विचारधारा पे बहुत अच्छा उद्बोधन सुना यहाँ और सभी को वक्ताओं से आपने प्रेरणा ली होगी। आज का जो मेरा विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का देश का 2014 के बाद का परिवर्तन, कि 2014 के बाद भारतीय राजनीति में किस प्रकार के परिवर्तन हुए और भारतीय जनता पार्टी का और हमारा दायित्व क्या है। पर इस परिवर्तन को जानने के पहले हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि 2000 के पहले की भारतीय राजनीति में और सामाजिक दशा किस प्रकार की थी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन इसलिए किया गया कि उस समय किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक पार्टी या दल नहीं था। कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था, कांग्रेस एक संगठन था जिसे स्वतंत्रता के पूर्व इसलिए बनाया गया था कि देश की स्वतंत्रता के लिए संगठन रहेगा, इसमें सारे लोग मिलकर काम करेंगे, देश को स्वतंत्र कराएंगे और जैसे देश स्वतंत्र होगा तो इस संगठन को, कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें महात्मा गांधी जी की भी सहमति थी और उन्होंने कहा भी था कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं, इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो मित्रों, महात्मा गांधी के चहेतों ने कांग्रेस को छल बल और षड्यंत्र पूर्वक एक राजनीतिक दल घोषित कर दिया और इसे राजनीतिक दल बना दिया। इसी कारण से 1950 से 1951 में जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी और 1950 से लेकर 1951 तक के 77 तक के लगातार कांग्रेस की सरकार बनती रही। क्यों? कि कोई भी राजनीतिक दल इतने जल्दी उठ खड़ा नहीं हो पा रहा था। किसी भी दल में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कांग्रेस का मुकाबला कर सके और देश की जनता के दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया गया था कि देश को आजाद कराने में केवल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। इसलिए 1977 तक देश की आजादी तक की कांग्रेस सत्ता में रही। पर 1977 में 4 पार्टियों ने एक दल बनाया जिसको कि जनता पार्टी कहा गया और उन्होंने चुनाव लड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी की आपातकालीन स्थिति में तानाशाही रवैये के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बनी। पर 2-2.5 साल के अंदर 4 दल की सरकार थी, आपसी खींचतान के कारण सरकार गिर गई और उसके बाद फिर से आम चुनाव हुए
तो 1980 में श्रीमती गांधी ने एक दलित शोषित वर्ग के लिए एक नारा दिया कि गरीबी हटाओ। जैसे कि हम सब जानते हैं, कांग्रेस राजनीति में आती हर 5 साल में नए मुखौटों के साथ और नए छल बल के साथ और नए नारों के साथ आती है। उस वक्त उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ और कांग्रेस को बहुमत मिला। श्रीमती गांधी 1980 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनी। आतंकवाद समाप्त करने के नाम पर उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और स्वर्ण मंदिर में सेना और पुलिस का दुरुपयोग किया, जिसके कारण के सिख समाज उनसे नाराज हो गया और उन्हीं के एक इंस्पेक्टर ने अक्टूबर 1984 में गोली मारकर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। तत्पश्चात कमला प्रदीप त्रिपाठी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद के चुनाव में श्रीमती गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति के कारण कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला। मैं रिकॉर्ड तोड़ बहुमत इसलिए बोलना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस को 415 सीटें मिली, जो कि आज तक के भारतीय इतिहास में इतना भारी बहुमत किसी को नहीं मिला। राजीव गांधी राजनीति में नए नए थे, उनके चाटुकार सिपाही लोगों ने ऐसी सलाह दी कि राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में शांति सेना भेज दी, जिससे बहुत बड़ा वर्ग राजीव गांधी जी से नाराज हो गया। और 1889 में जब इलेक्शन हुआ तो 415 के भारी बहुमत से खिसक कर कांग्रेस पार्टी 197 में आ गई। 1889 का यही चुनाव भारतीय राजनीति में, भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था में भारी बदलाव, भारी परिवर्तन का कारण बना। उसी समय से गठबंधन की राजनीति शुरू होती है। अब हमको यह समझना होगा गठबंधन की राजनीति क्यों जरूरी है। क्या कोई क्षेत्रीय दल इतने लोकप्रिय नहीं थे, या भारतीय राजनीति में कांग्रेस का ग्राफ इतनी तेजी से गिरने लगा था कि वो बहुमत जुटाने में सक्षम नहीं थी। छोटी छोटी पार्टियां बनने लगी थी, लोगों का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी, अपना खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ लोगों को दिखने लगा था, राजनीतिक स्तर गिरने लगा था। और भारतीय जनता पार्टी उस समय 1980 में गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्षमय काल में थी, उस समय गठन हुआ था, नई नई पार्टी बनी थी। इसलिए गठबंधन की सरकार को लोगों ने महत्व देना शुरू किया कि बार बार के इलेक्शन से, बार बार के आम चुनाव से जनता त्रस्त हो गई थी। सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी वो खराब होने लगी थी, अर्थव्यवस्था खराब होने लगी थी। लोगों को ये लगने लगा था कि इस देश में अब स्थिर सरकार हो, इसलिए गठबंधन की सरकार को महत्व मिलना शुरू हुआ। और आज हम देखते हैं कि गठबंधन, हमारे देश में 2 बड़े गठबंधन मौजूद हैं। एक गठबंधन है कांग्रेस का, जिन्होंने अपने सहयोगी दल के साथ बनाया, जिसको यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं, हिंदी में संप्रग बोलते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है जो 1999 में बना, 2004 में बना, वो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, और हिंदी में उसका है राजग, राजतांत्रिक गणतांत्रिक गठबंधन। इस प्रकार से 1889 में गठबंधन की सरकार को महत्व मिलना शुरू हुआ। अब 1889 की राजनीति से हम शुरू करें यदि, तो जो पहला गठबंधन बना तो छोटा सा दल था जनता दल, संयुक्त मोर्चा बनाकर उसमें वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया। मंडल अध्यक्ष, मंडल आयोग और मंडल सिफारिश वीपी सिंह ने लागू की। पूरे देश में आंदोलन होने शुरू हुए आरक्षण के कारण, बहुत सारा वर्ग नाराज हो गया, छात्र आंदोलन शुरू हुए, रेल रोको हो गया, भारत बंद हो गया, हिंसक झड़पें होने लगी, हिंसा होने लगी, कई सैकड़ों लोग उसमें मारे गए और जिसके फलस्वरूप वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उन्हीं के दल से निकले हुए चंद्रशेखर जी, जिन्हें कोई उस समय युवा तुर्क कहा जाता था, 54 सीटों के साथ उन्होंने शपथ ली। और यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक घटना थी। शर्मनाक घटना इसलिए लोकतंत्र की कि 54 सदस्यों की संख्या, जो कि लोकसभा का कोरम भी मुश्किल से पूरा करता है, उन्होंने सरकार बनाई। यह उस समय की भारतीय राजनीति की स्वार्थ, व्यक्तिगत आकांक्षा
और सत्ता का जो लोभ था उसको दिखाती थी। चंद्रशेखर जी की सरकार भी कुछ कमजोरियों के कारण, आपसी विवाद के कारण सरकार चली गई। उसके बाद का जो आम चुनाव हुआ 1996 में, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, 18 दलों का सहयोग मिला, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह महसूस हो गया कि मैं बहुमत सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने पूरी नैतिकता के साथ 2 दिन पूर्व अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को दे दिया। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से देवगौड़ा जी ने सरकार बनाई, पर तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ उनकी अनबन हो गई और उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया। सीताराम केसरी जी ने अपने परम प्रिय इंद्र कुमार गुजराल जी का नाम प्रस्तावित किया कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और उनको भी प्रधानमंत्री बनाया गया। जैन आयोग की रिपोर्ट में आपसी अनबन कर उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया। इस प्रकार इतिहास देखें तो पहली बार सरकार जो चली 13 दिन 7 महीने 6 महीने, यह भारतीय राजनीति की जो गिरावट थी, विचारधारा की जो गिरावट थी, निजी स्वार्थों की जो पूर्ति थी, इसको पूरा देश और दुनिया देख रही थी। 98 का चुनाव आया, फिर से 18 दलों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाई। उस वक्त मुख्य जो सहयोग दिया अन्ना द्रमुक में दिया, जिसकी अध्यक्ष थी सुश्री जयललिता जी। कुछ ही दिनों बाद जयललिता जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि मुझ पर जितने भी भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं उनमें शिथिलता बरती जाए। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक की सरकार है, उसे बर्खास्त किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी चूंकि एक नेता के साथ साथ एक कवि भी थे और भारतीय राजनीति में सबसे स्वच्छ और समृद्ध राजनीति के समर्थक थे, उन्होंने जयललिता की इस बात को ठुकरा दिया और सरकार गिर गई। उस वक्त 415 दिन सरकार चली, पर इन 415 दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो काम करके दिखाया जो पूर्व सरकारें नहीं कर पा रही थी। उन्होंने 5 बार परमाणु विस्फोट करके हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में दिखा दिया कि हिंदुस्तान भी परमाणु शक्ति में बहुत मजबूत है। हिंदुस्तान किसी से डरने वाला देश नहीं है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 415 दिन में दिखा दिया था। इस प्रकार से हम राजनीति जो चलती आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी वैचारिक राजनीति आगे बढ़ती जा रही थी। समर्थन वापसी के बाद फिर 1998 का चुनाव हुआ। 12 दलों के समर्थन, इस बार गठबंधन भारतीय जनता पार्टी में 12 दलों का गठबंधन बनाया। इसमें ऐसा दलों को लिया गया जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से कुछ न कुछ मिलती थी, और यह सरकार बहुत अच्छे से चल रही थी। इसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फील गुड और शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, और इसी आत्मविश्वास के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 महीने पहले चुनाव करा दिए, और जो उन्हें फील गुड का एहसास था, जो आत्मविश्वास था, उसमें धोखा खा गए और फिर से यूपीए की सरकार बन गई। और इस बार 2004 में जो यूपीए की सरकार बनी, उसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ उसमें भी बने। इस प्रकार 10 साल तक के उसकी सरकार बनी। फिर जो 2014 का जो चुनाव हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, चमत्कारिक नेतृत्व में हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जो समर्थन दिया, वो आज तक की सरकार चल रही है। अब जो हम परिवर्तन देखते हैं कि 2014 के पहले और 2014 के बाद, 2014 के पहले वर्ग पर आधारित राजनीति, जात के आधारित राजनीति, निजी स्वार्थों की व्यक्तिगत राजनीति चल रही थी। पर मोदी जी के आने के बाद भारतीय राजनीति के चाल और चरित्र और संस्कृति तीनों बदल गई। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि अब काम पे वोट मांगा जाएगा, जो सरकार काम करेगी वही सरकार सत्ता में रहेगी। और ये सब कहने भर की बातें नहीं है। पहले के लोग बोलते थे कि देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे,
करने का प्रयास करेंगे, पर मोदी जी की सरकार आते ही मोदी जी ने कहा हम करेंगे, कर सकते हैं और करके दिखाएंगे, और करके दिखाया। ये महज कहने की बातें नहीं थी। 2014 के पहले 18,000 गांव बिना बिजली के थे। किसने मना किया था कि आप बिजली मत दो? मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के रह रहे थे। किसने मना किया था? मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। मोदी जी आए और मोदी जी ने 18,000 गांव में लाइट दी और 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली दी। ये भारतीय जनता पार्टी का बदलाव है 2014 के बाद। 8 लाख बहनों को गैस चूल्हा दिया। 8 करोड़ या 8 करोड़ बहनों को चूल्हा दिया। किसने मना किया था कि आप मत दो? करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब 2014 के बाद दिए गए। किसने मना किया था 2014 के पहले मत दो? सब मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। मोदी जी ने काम करके दिखाया, और ये सब कहने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ये मैं तो ये कहता हूं, जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दिए गए वो महज रोटी बनाने के लिए नहीं है, ये फेफड़े और ट्यूमर के इलाज के लिए भी है। जब 10 साल के स्वास्थ्य का जब रिकॉर्ड लिखा जाएगा तो मोदी जी के 10 साल का स्वास्थ्य का जो अंतराल है इसको इतिहास में लिखा जाएगा कि 2004 पहले ट्यूमर और फेफड़े की कितनी बीमारी थी और आज कितनी बीमारी है। मोदी जी ने आते ही देश के 3 नासूरों को समाप्त किया: तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद। पहले लोग बोलते थे हमको इस जात पे वोट दो, हमको इस वर्ग पे वोट दो, मुझे देख के वोट दो, मेरे परिवार को देख के वोट दो। पर मोदी जी ने आते साथ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, विकास के राह पर देश की राजनीति चलेगी, इस चीज को बताया। अपने घोषणा पत्र का 90% काम करके मोदी जी ने दिखाया। घोषणा पत्र की विश्वसनीयता लोकतंत्र में पहली बार बनी। इसके पहले राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र मात्र एक चुनावी स्टंट मात्र रहते थे। ये 3 नासूर जो समाप्त किए मोदी जी ने, तुष्टीकरण, जातिवाद और परिवारवाद, ये बड़ी उपलब्धि है 2004 की बात। और इसीलिए 2019 में देश की जनता ने संपूर्ण आशीर्वाद देकर एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। और 2019 के बाद मोदी जी ने वो काम करके दिखाया जिसको कि दूसरी सरकारें 70 साल में नहीं कर पा रही थी। ऐसे मुद्दे थे जिसे छूने में लोग डरते थे, करना सब चाहते थे, चाहे 370, चाहे 35A हटाना हो, ट्रिपल तलाक हटाना हो, राम मंदिर पर स्पष्ट निर्णय लेना हो, हर कोई चाहते थे, लेकिन छूना कोई नहीं चाहता था। हम ये कर देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, हम ये कर देंगे तो हमें वो नाराज हो जाएगा, ये कर देंगे तो वो चले जाएगा, वोट बैंक चले जाएगा। पर मोदी जी ने स्पष्टता के साथ ये निर्णय लिया और ये काम करके दिखाया और देश को बताया कि नेतृत्व में भी ऐसे कठोर निर्णय लेने की क्षमता है। वर्षों बाद कोई ऐसा नेता आया है जो कि कठोर निर्णय ले सकता है। और मोदी जी किसी को अच्छा लगे इसलिए काम नहीं करते। लोग पहले काम करते थे कि मेरे इस काम को करने से लोगों को अच्छा लगे, वोट मिले, वोट बैंक मेरा ठीक हो। पर मोदी जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये काम लोगों को अच्छा लगे। मोदी जी ने ये सोचा कि ये काम लोगों के लिए अच्छा हो, अच्छा लगे और अच्छा हो में दोनों में मूलभूत अंतर है। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की राजनीति है। और इसमें चल के देश आज कहां से कहां पहुंच गया। आज देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, विश्व शक्ति बनने के पास एक आत्मविश्वास है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के पास, भारतीय जनता पार्टी नेता के पास ऐसा मजबूत नेता है जिसके पास स्पष्टता है, काम करने का मादा है, किसी भी चीज में स्पष्ट बोलने की ताकत है। ये 2014 के बाद के बदलाव मैंने आपको बताया और 2000 पहले की राजनीतिक परिस्थिति जो मैंने बताई है आपको। इसके बाद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा दायित्व।
भारतीय जनता पार्टी का दायित्व तो हमारा दायित्व। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ये संगठन क्यों बनाया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, बूथ लेवल तक के अध्यक्ष, इनकी क्या आवश्यकता है? ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि इतना व्यापक संगठन इसलिए बनाया गया कि हमारी विचारधारा को लोगों तक के पहुंचाया जाए। सरकार की जो बातें हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जनता तक के पहुंचाई जाए, और जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाए। सरकार और जनता के बीच में कार्यकर्ता और संगठन को एक कड़ी के रूप में, एक लड़ी के रूप में जुड़ना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व। आज जैसे हमारे पास सबसे बड़ा दायित्व है कि इस महामारी काल में पूरा विश्व आज परेशान है, हिंदुस्तान परेशान है। मोदी जी ने एक बात कही, जान है तो जहान है, और आत्मनिर्भर भारत। कि कोरोना काल से पहले जो बेरोजगारी थी और अभी की बेरोजगारी में जमीन आसमान अंतर है। हमको आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये विषय बड़ा लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसके लिए मोदी जी ने कहा कि लोकल फॉर वोकल। यह हमारी स्थानीय लोगों की समस्या है कि हम अपने स्थानीय चीजों को प्रोत्साहित करें, हम अपने आजू बाजू के लोगों को प्रोत्साहित करें, हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी जेब की भी रक्षा करें। जाने जहान का मतलब यह है कि हम यदि जीवित रहेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी जीवित रहेंगे, और जब पैसा रहेगा तभी जीवित रहेंगे। तो अब हमको सुरक्षित भी रहना है, मास्क भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है, लोगों को जागरूक भी करना है, घर भी वापस आना है और पैसा भी कमाना है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है उसको हमको लोगों तक पहुंचाना है, और सुरक्षित कैसे इसको पहुंचाना है। आप लोग बहुत देर तक यहाँ बैठे रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी को आपके धैर्य और साहस के लिए साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।